आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर का मशहूर एरिया शिवाजी नगर, जिस एरिया से सभी लोग बखूबी वाकिफ हैं, उसी शिवाजी नगर के मौजूदा एमएलए रिजवान अरशद साहब ने आज दावनगिरी के ताल्लुक से अहम बातचीत करने के लिए उर्दू मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इस अहम कॉन्फ्रेंस में एमएलए रिजवान अरशद ने दावनगिरी से जुड़े हुए वाक़े का खुलासा करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मेरा ये कॉन्फ्रेंस को रखने का मकसद किसी भी इंसान, किसी भी लीडर को तनकीद करना या उसकी बुराई करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि मैं दावनगिरी क्यों गया और मैंने वहां पर क्या किया। एमएलए रिजवान अरशद साहब ने कहा कि जो लोग मीडिया में और लोगों के सामने हीरो बनने के लिए मुझे गद्दार कह रहे हैं, उनको मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं दावनगिरी बीजेपी आरएसएस को हराने गया था और मैंने अपने उस काम को बखूबी निभाया है। वहां पर सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के दरमियान था और जब कभी भी बीजेपी और आरएसएस को हराने की बात आती है तो उनको हराने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की तायीद करना हमारा अहम फरीजा है। और 8 से 10 दिन जो हमने दावनगिरी में गुजारे, हमने देखा कि हमारे लोग खुलकर वोट बांटने की कैंपेन चला रहे थे और खुलकर बीजेपी का साथ दे रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि आप सोचकर देखें कि दावनगिरी में अगर बीजेपी आरएसएस जीत जाए तो क्या उस शहर में अमन, भाईचारा, इत्तेहाद बरकरार रह सकता है। जहां पर पैनल ऑफ नेम्स देना चाहिए था, वहां पर सिर्फ एक ही नाम एमएलसी अब्दुल जब्बार साहब का नाम ही दिया गया। मीटिंग के बाद हम सब मिलकर चीफ मिनिस्टर से इसी ताल्लुक से मिलने भी गए थे। मजीद उन्होंने कहा कि मुल्क के हक में, अवाम के हक में और इस शहर की भलाई के हक में हमें जो ठीक लगा वो हमने किया। आरएसएस और बीजेपी को हराने के लिए हम कहीं भी जाकर अपने इस फरीजे को अंजाम दे सकते हैं और वही हमने किया। इन तमाम बातों का खुलासा करते हुए एमएलए रिजवान अरशद साहब ने मजीद कई बातें कहीं। आइए देखते और जानते हैं कि उन्होंने आगे क्या कहा। हमने किसी लीडर की शिकायत की है ना, हमने पार्टी में पूछा है कि किसी पर एक्शन लिया जाए, ना हमने किसी की इस्तीफे की मांग की है। जो लोग, हम तो सिर्फ एमएलए हैं, जो लोग, इसमें हमारा कोई रोल नहीं, ना कोई कंप्लेंट किया गया, ना कोई रिपोर्ट दी गई, ना किसी का इस्तीफा मांगा गया हमारी तरफ से। जाने पार्टी जो करती है वो उनकी और पार्टी के दरमियान की बात है। हाल ही में हुए रियासत कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात 2 और उसमें खुसूसन दावनगिरी साउथ का जो इलेक्शन हुआ है, उसको लेकर बहुत सारी सियासत हुई है, बहुत सारी चीज़ें बोली और कही जा रही हैं और उस इलेक्शन को लेकर के बहुत सारे लोगों ने हमारी तनकीद भी की है कि आप वहाँ क्यों गए, किस वजह से गए, क्या करना चाह रहे थे। तो मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि मैं और मेरी पार्टी के सारे लीडर्स, चाहे सलीम अहमद साहब हों, तनवीर सेठ साहब हों, एम.ए. हारिस साहब हों, बिल्किस बानो साहिबा हों, रहीम खान साहब हों और एक नौजवान एमएलए यासिर पठान हों, हम सब वहाँ गए थे क्योंकि जो सीधा सीधा मुकाबला था वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था। और कहीं भी क्यों ना हो, जब किसी मुकाबले की बात होती है और हमारे सामने बीजेपी और आरएसएस खड़ी है, तो हम इस बीजेपी और आरएसएस को शिकस्त देने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी के इस मुकाबले में कांग्रेस की तायीद करना, कांग्रेस का प्रचार करना और बीजेपी को शिकस्त देना, यह हमारा बुनियादी फरीजा है। वो फर्ज हमने निभाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद कि हमारे लोगों का वोट बांट दिया जाए,
छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में इसको बांटकर बीजेपी को सीधा सीधा इसका फायदा पहुंचाया जाए। इसके बावजूद भी, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा देखा कि 8-10 दिन जो हम दावणगेरे में रहे, हमारे लोग खुलकर वोट बांटने की कैंपेन कर रहे थे, मुत्तहिद होने की नहीं, वोट बांटने की कैंपेन, और खुलकर बीजेपी का साथ दे रहे थे। एक अमन पसंद शहर दावणगेरे, जहां पे एक अच्छी खासी आबादी अक़लियतों की, खुसूसन मुसलमानों की, जिस शहर का पहला पिछले जमाने में भयंकर फिरका वाराना फसादात का रिकॉर्ड रहा है, ऐसे शहर का अमन क्या बीजेपी जीतकर कोई आरएसएस का बंदा अगर एमएलए बन जाए तो क्या वो अमन भाईचारा बरकरार रहेगा? क्या ये अक्लमंदी है कि हम कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जिता देते, एक आरएसएस के बंदे को इख्तिदार दे देते? क्या इस कौम के मुफाद के लिए ये सही है कि हम आरएसएस को, बीजेपी के लोगों को जितवाकर हम कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को जिता देते हैं? ये अलग बात है कि हमने वो सीट पूछी थी, और जब तक सीट पूछे हम सब मुत्तहिद थे, सारे लीडर्स ने मिलकर वो सीट पूछी। एक मुस्लिम नुमाइंदे के लिए वो सीट पूछी गई, और ये हमारा हक था कि हम सीट पूछें। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हमें मिलनी भी चाहिए थी। लेकिन मैं साफ अल्फाज में ये कहना चाहूंगा कि अगर आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मुस्लिम उम्मीदवार को, नुमाइंदे को अगर टिकट नहीं मिली, तो इसके सीधे सीधे जिम्मेदार हम सब मुस्लिम कायदीन हैं, हम सब हैं, जिसमें जमीर अहमद साहब भी हैं, नसीर अहमद साहब भी हैं, मैं भी हूं, तनवीर सेठ साहब भी हैं, हारिस भाई भी हैं, सारे जितने भी कायदीन हैं। क्योंकि जब कोई सीट, हाँ हमारी आबादी है और हम वो सीट लेना चाहते हैं, 40 साल से किसी और कौम के पास है, तो कितनी मसलियत आमेजी से हमें काम लेना चाहिए। क्या हमने वो काम ऐसे लिया? ये मेरा पहला सवाल है। जब मुस्लिम एमएलएस की मीटिंग हुई, एमएलसीज की मीटिंग हुई इसी इलेक्शन के मुताल्लिक, और ये गुफ्तगू की गई कि किसका नाम हम आगे करेंगे, तब सिर्फ एक लीडर का नाम प्रपोज करने की बात हुई, वो है जनाब अब्दुल जब्बार साहब, जो एमएलसी है, उसी दावणगेरे शहर से, और सिटिंग एमएलसी भी रहे हैं अभी। हालांकि अगर हम उस सीट को लेने के लिए बहुत संजीदे होते, अगर हम संजीदगी से काम लेते, तो हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नाम दे सकते, एक पैनल ऑफ नेम्स देना चाहिए था। लेकिन उस मीटिंग में तय किया गया कि सिर्फ एक ही नाम बोलेंगे और जब्बार साहब का ही नाम बोलेंगे, और किसी का नाम नहीं लिया जाए। यह हकीकत है, कोई इनकार नहीं कर सकता। जितने एमएलए और एमएलसी जो उस वक्त उस मीटिंग में आए थे, हालांकि हमारा नौजवान एमएलए पठान ने इस बात पर ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, हमें सबका नाम लेना चाहिए, जितने लोग एस्पिरेंट्स हैं
उन सब का नाम देना चाहिए, पार्टी को ऑप्शन देना चाहिए। तो उनकी बात को भी नजरअंदाज करके और उन पर थोड़ा जोर डाल के कि ऐसे कैसे होगा, हम एक ही नाम देंगे। एक ही नाम हम पार्टी में लेकर गए। चीफ मिनिस्टर साहब से मिले उस दिन हम वहीं से, और चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी एक ही नाम दिया गया। हालांकि उन्होंने पूछा कोई और है आपकी नजर में, तो एक हमारे सबसे सीनियर कायदीन में से एक ने कहा, सर आप अगर जब्बार साहब को दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो किसी और कौम को दे दीजिए, चाहे आपकी कौम क्यों ना हो, आप दे दीजिए। ये सबके सामने हुआ है, ये कोई बंद कमरे में अलग सिर्फ वो और सीएम नहीं थे, कहीं सुनी बात नहीं है। मैं भी सामने हूं, दूसरे एमएलए भी सामने हैं। अगर हम सीरियस होते कि ये सीट लेना है तो हम सबको क्या करना चाहिए था, सीनियर कायदीन को कम से कम क्या करना चाहिए था कि दावनगिरे में कितने लोकल लोग हैं, उम्मीदवार हैं जो सीरियस हैं, उनको बुलाना चाहिए था, बैंगलोर बैठना चाहिए था, बात करना चाहिए था, समझना चाहिए था। क्या एस्पिरेंट्स की मीटिंग बुलाई गई कि कितने उम्मीदवार हैं, कौन लड़ना चाहता है, किसकी क्या कैपेसिटी है? एक पैनल ऑफ नेम्स बना दिया गया? नहीं, कोई एस्पिरेंट की मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई पैनल ऑफ नेम्स नहीं बताया गया, दिया गया पार्टी को सिर्फ एक नाम। तो हमने एक लीडर के लिए टिकट मांगी, एक फर्द के लिए टिकट मांगी, हमने कौम के लिए टिकट नहीं मांगी। अगर कौम का एमएलए चाहते कि एक मुस्लिम नुमाइंदा बने, हम 2 से 4 नाम दे सकते थे, या हम ये कहते मल्लिकार्जुन को, ठीक है 4, आप इतने साल हमारे वोट से आप बनते आए हो, आप ही क्या कोई साथी, कोई मुस्लिम लीडर आपके साथ जो जुड़ा है उसी को दे दो, हम काम करेंगे। ये भी तो बात हो सकती थी। मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को सबके साथ जोड़कर यह कह रहा हूं कि हमारी नाकामी है और हमने सियासी बसीरत के साथ काम नहीं किया, दूरंदेशी के साथ हमने उस वक्त पे फैसले नहीं लिए, कोई मसलिहत हमारे फैसलों में नहीं थी, और वो सीट चली गई। और जब जिस दिन उस सीट को उन्हीं को देने का फैसला किया गया, उस दिन ईद के दिन भी एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें हम सब थे, जमीर साहब थे, नसीर साहब थे, सलीम अहमद साहब थे, मैं था, हारिस भाई थे, नासिर हुसैन साहब थे, हम सब थे, जो नहीं थे जिनको फोन पे बाद में बात किया गया। उसमें कुछ बात हुई कि हमारी आज हम नहीं दे पा रहे हैं, आपने भी एक नाम प्रपोज किया है, उनका और मल्लिकार्जुन का आपसी रंजिश है, वक्त की कमी है, हम सीट यहां दे रहे हैं, लेकिन हम आपकी कौम का, हमारी कौम का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो भी बात हुई। और सबने आखिर में कहा ठीक है, पार्टी का अगर ये फैसला है तो हम सब पार्टी के साथ खड़े हैं। ये बात हुई। अगर वही हम तकरार करके, अगर वही हमें इतना, हम उस मीटिंग को बाइकआउट करके आ जाते, जिस मीटिंग में सीएम थे, डिप्टी सीएम थे सुरजेवाला साहब, ऐसा नहीं कि हमें बुलाकर बताया नहीं गया, बात नहीं की गई, हमें ऑप्शन नहीं दिया गया। जब आखिर में एक पार्टी का फैसला होता है और उस फैसले में हम भी शुमार हैं और हमारे सामने होता है और हम सब ने हा भरी है, तो उसके साथ खड़ा होना सही है कि गलत बात है, ये मैं सबसे पूछना चाहता हूं। और जब पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, फाइट सीधी सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, तो बीजेपी को हराना और कांग्रेस को जिताना, जो लोग बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे थे वहां, हम जैसे लोग, और कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे थे, क्या हम कौम के गद्दार हो गए?
तो कल आरएसएस बीजेपी को हराना कौम के मुफाद में है, और उन आरएसएस और बीजेपी को जिताना कौम के साथ वफादारी है। ये कौन सी सियासत, नई सियासत कब से आ गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आज मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, और अब तक मैंने किसी भी, मैं आपको यह कहना चाहूंगा, वाज़ेह तौर पर कहूंगा, ना हमने किसी लीडर की शिकायत की है, ना हमने पार्टी में पूछा है कि किसी पर एक्शन लिया जाए, ना हमने किसी की इस्तीफे की मांग की है। जो लोग, हम तो सिर्फ एमएलए हैं, जो लोग पावर में हैं, जो लोग इख्तिदार में हैं, जो लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, हमने कभी उनकी ना तनकीद की, ना उनकी कंप्लेंट की, ना उनका इस्तीफा मांगा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, किसने क्या किया है, इतनी बड़ी पार्टी है तो नजर रखेगी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। ना कोई कंप्लेंट किया गया, ना कोई रिपोर्ट दी गई, ना किसी का इस्तीफा मांगा गया हमारी तरफ से, जानिब से। पार्टी जो करती है वो उनकी और पार्टी के दरमियान की बात है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में किस तरीके से लोग उनको बात करने पर मजबूर किया जा रहा है, उनको गलत सलत उकसा कर भी बात करवा रहे हैं। वैसे तो पूरे रियासत में हमारे भी फॉलोअर्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि हवा के झोंके में आए हैं, हमारे भी फॉलोअर्स हैं, जमीन से काम कर कर उभर कर आए, हम भी सही गलत की तमीज भी रखते हैं। बहुत बड़ा स्ट्रगल, बहुत बड़ी जिद्दोजहद कर कर यहां तक आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की मेहरबानी पर, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, किसी फर्द की मेहरबानी पर नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ये हमारी क़यादत का मयार इतना है कि कोई अपने खुद के दम पर इस कौम की हिमायत में, इस मुल्क के दुश्मन आरएसएस बीजेपी की मुखालिफत में अगर जाकर वहां काम करता है तो वो कौम का गद्दार, अगर उसको सोशल मीडिया में चंद लोगों को उकसा कर या गलत फहमी का शिकार बना करके कहलवा दिया जाए, तो क्या हमारी क़यादत का मयार इतना ही है? अगर मान लीजिए मैं तनकीद भी करता हूं किसी की, तो जमहूरियत में कोई किसी की तनकीद नहीं कर सकता। सवाल उसी से होता है जो इख्तिदार में है, तो आप उसका जवाब इस तरीके से देंगे। यह अलग बात है कि हमारी तालीम और तरबियत जो है, जिस तहजीब के साथ हमें पाला पोसा गया है, वो हमें इजाजत नहीं देती कि हम उस तरीके का काम उसी अंदाज में उसका जवाब दें। यह अलग बात है। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि इस कौम को उसके सामने पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करना है, जिसका मुकाबला हमें करना है। एसआईआर एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है इसी महीने में। एसआईआर नहीं है, एनआरसी है, ये पीछे के दरवाजे से। आप उस आरएसएस बीजेपी को जिताने के लिए चंद लोग अपना सरमाया लगा रहे हैं, चंद लोग अपनी मेहनतें, अपना पसीना, अपना जज्बा, किसको जिताने के लिए? बीजेपी को जिताने के लिए, आरएसएस को जिताने के लिए। शर्म आनी चाहिए। एक नादान कौम को आप समझ गए कि सब लोग नादान हैं, कोई समझ नहीं सकता, कोई आप अपने हमारे सियासी इख्तिलाफात कुछ भी हो, हमारा सियासी मुफाद कुछ भी हो, लेकिन जब हमें इस कौम की फलाह का
फैसला लेना है, सोचना है, तो बहुत दूर तक सोचना हो। इसके दूर पा नताइज क्या होंगे अगर एक दावनगरे जैसे एक अमन पसंद शहर में अगर हम आरएसएस का बीज पेर कर उस पौधे को फल फूलने के लिए खाद डालकर, पानी डालकर उसको बड़ा कर आ गए, हम तो बेंगलोर आ जाएंगे वापस, हम तो अपने अपने जगह चले जाएंगे, लेकिन झेलेगा कौन इन्हें वहां, ये भी तो सोचना चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना है कि पहली बात, अगर वो सीट हमारे नुमाइंदे को नहीं मिली, मुस्लिम नुमाइंदे को नहीं मिली, तो उसके जिम्मेदार हम सब हैं। मैं किसी एक दो लोगों को अलग नहीं कर रहा हूं, मैं खुद मिला करके बोल रहा हूं, हम सब हैं। दूसरी बात, जब सीट का फैसला हो गया, उस फैसले में हम सबको साथ में एक टेबल पे बिठा करके फैसला किया गया और हमें कॉम्पनसेट कैसा किया जाएगा इस कौम को, उसका भी कुछ फार्मूला बताया गया। वो पार्टी के अंदर की बात है, ये सब हम सब मिलके। और तीसरी बात, जब इलेक्शन शुरू हो गया, तो जब फाइट हमारी जो है बीजेपी के खिलाफ है, तो हमें किसका साथ देना चाहिए? और हमें जो सही लगा कि कांग्रेस जीतनी चाहिए और बीजेपी आरएसएस हारनी चाहिए, वो हमने किया। तो इतनी ही मैं बात कहना चाह रहा था, अगर कुछ है तो आप। सर, एक सवाल ये है, जैसे कि आपने कहा कि फाइनल डिसीजन से पहले अखिलेश लीडर्स जो एमएलए सब बैठे थे, उसमें यासिर पठान साहब ने उस बात की मुखालिफत की और नाम देने की। उस मीटिंग को लीड कौन कर रहे थे? नसीर अहमद साहब थे, जमीर अहमद साहब थे, सब थे, क्योंकि मतलब एक आम राय बनती है, सीनियर लीडर्स हैं, जब वो लोग फैसला लेते हैं तो सबको सुनना पड़ता है, तो फैसला लिया गया उस तरीके से। हालांकि हम उसमें मुतमईन नहीं थे, क्योंकि समझ में आता है, अगर आप ये फर्द के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे, या हमें एक मुस्लिम नुमाइंदा चाहिए, ये बी सी डी ई ये 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, इसमें से दीजिए, नहीं है मल्लिकार्जुन पे छोड़ देते हैं कि आप चुनकर दे दीजिए, ऐसा होना चाहिए था ना। यही आप क़यादत किसको कहते हैं? जो पूरी मसलिहत के साथ काम करे, और किसी का भी फॉलोअर क्यों ना, किसी का भी फॉलोअर क्यों ना, हमारी कौम का नुमाइंदा बनना चाहिए, ये हमारा मंशा होना चाहिए। और ये मैं खुलकर कह रहा हूं, ये कोई सब लोग उसके गवाह हैं, विटनेस है, और कोई इससे नकार नहीं सकता। ये सब हमारा फेलियर है कि हम वो सीट नहीं ले पाए।